हाय वेलकम बैक। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 8B यानी कि बायनोमियल थ्योरम के ऊपर दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने बायनोमियल थ्योरम को समझा था और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम करने वाले हैं जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम, दैट मीन्स TR+1 वाला फॉर्मूला। तो उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और उनका क्या उपयोग है, क्या क्या यूजेज हैं वो भी सीखेंगे। लेट्स सी। ऑलराइट, सो जनरल टर्म इन अ बायनोमियल एक्सपेंशन को कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक बायनोमियल है a+b एंड उसको एक्सपैंड करते हैं पावर n के लिए। तो ये आपको फॉर्मूला पता है बायनोमियल एक्सपेंशन का, दैट इज nc0 a to the n b0 एंड सो ऑन। तो यहाँ अब सभी टर्म्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट टर्म के लिए सिंबल लिया है t1। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि nc0 a to the power n b to the power 0 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। अगर सेकेंड टर्म को आप देखोगे तो वो मिलेगा nc1 a to the power n-1 b1 एंड t3 की वैल्यू हो जाएगी nc2 a to the power n-2 b स्क्वायर। यहाँ अब जो t के लिए सबस्क्रिप्ट यूज हो रहा है, सबस्क्रिप्ट मतलब 1 यहाँ के लिए, यहाँ 2 और यहाँ 3, इन्हीं के आधार पे अगर आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करोगे तो इस एक्सपेंशन का आप rth टर्म डिस्कवर कर पाओगे। कैसे, यहाँ ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ जब सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहाँ c का सबस्क्रिप्ट हो जा रहा है 0 और यहाँ पे b का पावर हो जा रहा है 0 और यहाँ a का पावर n-0 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ जब सबस्क्रिप्ट t का 2 है तो यहाँ c का सबस्क्रिप्ट होगा 1, इट इज़ एक्चुअली 1 लेस देन 2 और यहाँ a का पावर होगा n-1 और b का पावर हो जाएगा 1। तो इसी के आधार पे अगर हमें t4 निकालना पड़े तो आप क्या लिख सकते हो, nc एंड यहाँ 4 है तो यहाँ मिल जाएगा 3 एंड a टू द पावर इस n और 3 का डिफरेंस और यहाँ b का पावर हो जाएगा 3। इन द सिमिलर वे अगर हम जनरल टर्म ढूंढना चाहते हैं, दैट इज rth टर्म, तो हमें लिखना पड़ेगा nc और इस सबस्क्रिप्ट r से एक कम, दैट इज r-1 और a का पावर मिल जाएगा n-r-1 एंड b टू द पावर r-1। लेकिन जब आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तब भी। तो बेटर तरीका ये है कि हम इससे थोड़ा सा सिंपलेस्ट वर्जन जनरल टर्म के रूप में यूज़ करें। तो सिंपलेस्ट वर्जन क्या है भाई, अगर मैं TR+1 लिख दूँ तो होगा क्या कि अब हमें NC और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट R और A का पावर लिखना पड़ेगा n-r और B का पावर लिखना पड़ेगा R, जिससे अब ये थोड़ा सिंपलेस्ट हो गया। अब इन दोनों में एक ख़ास बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हमें फार्मूला को यूज़ करके, जनरल टर्म के फार्मूला को यूज़ करके फिफ्थ टर्म ढूंढना पड़ेगा, तो अगर आप इस जनरल फॉर्म को यूज़ करोगे तो r की जगह पे आप 5 पुट करोगे, लेकिन अगर TR+1 को यूज़ करोगे तो r की जगह पे हमें 4 रखना पड़ेगा। इतना आप लोग समझ चुके हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वाला फॉर्म आप याद रखोगे, इसको याद करना भी ईजी है और जनरली हर एक जगह जनरल टर्म के लिए यही यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होगा TR+1, जो भी मैंने बताया था आपको, वहाँ में लिख दूँ मैं, ये होगा NCR a to the power n-r b to the power r। इस जनरल टर्म के फार्मूले को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को हैंडल करने में, इनफैक्ट कैसे कैसे क्वेश्चंस हैंडल किए जा सकते हैं। सबसे पहले जनरल टर्म को यूज़ किया जा सकता है फाइंडिंग अ सर्टेन पोजीशन टर्म, मतलब किसी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड करना हो, जैसे 18वां टर्म, 19वां टर्म किसी एक्सपेंशन में, तो हम वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी टर्म का या फिर किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट, इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म को अगर निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। और फाइनली जो सबसे प्रोफाउंड यूज है वो है मिडिल टर्म्स को ढूंढने के लिए। तो बारी बारी से सबको हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। तो आप क्या करोगे, आप अब इसको एक्सपैंड नहीं करोगे पूरा, सिंपली आपको पता है कि जनरल टर्म का फॉर्मूला है TR+1 और चूँकि इस बायनोमियल के एक्सपेंशन के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 18, सो वी शुड राइट 18CR और a to the power n-r, that is 9x to the power n-r, that is 18-r and multiplied with -1/3 root x and the whole power r।
अब यहाँ पे ध्यान दो कि पूछा गया है 13th टर्म, इसका मतलब कि r की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, ऑफ कोर्स 12, तभी तो वो 13 मिलेगा। तो r इज इक्वल टू 12 पुट करेंगे तो इधर मिल जाएगा t13, और राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ r है वहाँ हमें पुट करना पड़ेगा 12, तो ये मिल जाएगा 18c12, और यहाँ मिल जाएगा 9x टू द पावर 18 माइनस 12 इज गोइंग टू बी 6, एंड यहाँ -1/3 रूट x का पावर हो जाएगा 12। 18c12 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेट करना, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ लिख देंगे 9 टू द पावर 6 x टू द पावर 6 एक्सपोनेंट के रूल से, और यहाँ -1 का पावर 12 जो कि एक इवन नंबर है इसलिए हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ डिनोमिनेटर में बनेगा 3 टू द पावर 12 और रूट x का पावर 12 हो जाएगा x टू द पावर 6। नाउ यू कैन गेट दैट आइडिया कि हम x टू द पावर 6 x टू द पावर 6 से कैंसिल कर सकते हैं, और 9 टू द पावर 6 और 3 टू द पावर 12 सिंपली एक ही चीज़ है, क्योंकि ये 3 स्क्वायर है और ये 3 टू द पावर 12 है, तो 3 स्क्वायर का पावर 6 3 का पावर 12 भी हो जाएगा, जिससे ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर में मिलेगा केवल 18c12 एज द फाइनल आंसर। अब समझते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 1/x टू द पावर 17 इन दिस एक्सपेंशन। सो अगेन वी आर गोइंग टू राइट द जनरल टर्म फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 15cr, और यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 4 जो कि a है टू द पावर 15 माइनस r, और -1/x क्यूब टू द पावर r। अब चूंकि हमें 1/x टू द पावर 17 का कोफिशिएंट ढूंढना है, ध्यान रही कोफिशिएंट जो सेकेंड यूज़ इसका हो सकता है कोफिशिएंट ढूंढने के लिए, तो क्या करेंगे कि सभी x के पावर्स को पहले कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट करने के लिए 15cr को वैसे ही छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर और 4 मल्टीप्लाइड होगा तो हो जाएगा 60 माइनस 4r, और यहाँ -1 टू द पावर r बिकॉज r की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, और x टू द पावर लिख सकते हैं 3r। नाउ आपको पता है कि एक्सपोनेंट की रूल से मैं इन दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, दैट इज x टू द पावर 16 माइनस 4r, इट शुड बी r, 60 माइनस 4r एंड माइनस 3r, और यहाँ -1 टू द पावर r ऐसे ही छोड़ देंगे। ये मिल जाएगा 15cr एंड 60 माइनस बन जाएगा 7r एंड -1 टू द पावर r वैसे ही छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, दिस इज r बाय द वे, हमें चाहिए x टू द पावर 17 लेकिन नेगेटिव के साथ। इसका मतलब कि हम यहाँ पे कोई रफ वर्क कर सकते हैं कि 16 माइनस 7r की वैल्यू चाहिए हमें -17, जिससे हमें 7r की वैल्यू मिलेगी कितनी 77, जिससे r की वैल्यू मिल जाएगी 11। तो r की वैल्यू 11 रखेंगे तो x का पावर -17 मिल जाएगा, और यही काम करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लग r इज इक्वल टू 11, सो इसलिए मिल जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में t12, और ये हो जाएगा 15c11 x टू द पावर -17 और -1 टू द पावर 11, जिससे -1 टू द पावर 11 -1 होगा, और यहाँ 15c11 को छोड़ देंगे वैसे ही, और यहाँ मिल गया x टू द पावर -17। तो जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट था, so coefficient of x to the power -17 is just minus of 15c11 and that is our answer। आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें पूछा गया द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 15 to the term independent of x in this expansion। तो जनरल टर्म को यहाँ हमें 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, एक बार हमें x to the power 15 के कोफिशिएंट को ढूंढने के लिए, और एक बार इसी एक्सपेंशन में वो टर्म ढूंढने के लिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो पहले हम लोग जनरल टर्म लिखेंगे इसका tr+1, n की वैल्यू हो जाएगी 15, यहाँ तो लिखेंगे 15cr, a है x स्क्वायर, x स्क्वायर का पावर हो जाएगा 15 माइनस r, एंड b है 2/x, तो 2/x का पावर हो जाएगा r। हम एक काम कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली इसको पहले यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x के पावर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा x टू द पावर 30 माइनस 2r, और इस 2/x के लिए हो जाएगा 2 टू द पावर r x टू द पावर r। अगेन r के सभी पावर्स को कलेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 15cr एज इट इज़, x टू द पावर 13 माइनस 2r में से r घटाएंगे तो x का पावर मिल जाएगा 30 माइनस 3r,
और ये टू द पावर आर एज इट इज़। ये मिल गया हमें TR+1 सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमें क्या ढूंढना है, x का पावर 15 का कोफिशिएंट। तो यहाँ हमें r की जगह कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जिससे कि x का पावर 15 आ जाए। सो सबसे पहले प्लग किया जाएगा r इज इक्वल टू 5। आप देखो r इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा 30 माइनस 15, जिससे x का पावर 15 मिलेगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हम निकाल पाएंगे कि T6 इज इक्वल टू 15C5 एंड x टू द पावर 15 एंड 2 टू द पावर 5, जिससे हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट थिंग जो मिल जाना चाहिए वो मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 वो हो जाएगा 2 टू द पावर 5 15C5। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, यानी कि हमें एक्चुअली ढूंढना है इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म। सो टू फाइंड इंडिपेंडेंट ऑफ x, सो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप देखिए कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब होगा, जब इसमें से x हट जाए। और x हटने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके पावर को 0 ला दें किसी तरीके से तो x हट सकता है। दैट मीन्स कि हमें r की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि x का पावर 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं r की वैल्यू को 10 पुट करूँगा तो ऑब्वियसली ये 30 माइनस 30 मिलके 0 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में r की जगह 10 पुट करते ही 11 मिलेगा, दैट इज़ T11 हमें फाइंड करना होगा। एंड यहाँ हो जाएगा 15C10 एंड x टू द पावर 0 एंड 2 टू द पावर 10, जिससे अब आपको मिल रहा है 2 टू द पावर 10 एंड टाइम्स 15C10। अब ये जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल चुका है, और यहाँ हमें 2 टू द पावर 5 15C5 के रूप में x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट पहले ही मिल चुका है। हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो जो हमें चाहिए था वो हमें ढूंढना है क्या, 2 टू द पावर 5 15C5 एंड डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10 15C10। The beauty of mathematics here is 15C5 and 15C10 are same because हमने NCR और NCn-R को समझ लिया है कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो बिना कैलकुलेशन के इनको सीधे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2 का पावर 5 बाई 2 का पावर 10, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 टू द पावर 5 बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। सो यहाँ 2 का पावर 5 हो जाएगा 32, तो जो रेशियो मिला वो मिल जाएगा 1:32 एंड आई थिंक इट इज़ सिटिंग हियर एज द बी ऑप्शन। सो ये हमारा आंसर मिल चुका है। आपने समझ लिया होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म को कैसे ढूंढते हैं एंड कोफिशिएंट को कैसे ढूंढते हैं, और साथ ही साथ किसी सर्टेन पोजीशन टर्म को कैसे फाइंड करना होता है इस जनरल फॉर्मूले को यूज़ करके। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मिडिल टर्म कैसे फाइंड किए जाएंगे। तो मिडिल टर्म को फाइंड करने के लिए बेमतलब के ढेर सारे ट्रिक और फॉर्मूले दिए जाते हैं, लेकिन आपको केवल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। अगर आप समझ गए इसके बेसिक चीज़ को तो आपको कभी भी ये परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। मिडिल टर्म को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है कि कौन सा टर्म मिडिल है, और उसके बाद जैसे ही वो हमें पोजीशन मिल जाएगा तो हम उस टर्म को ढूंढ लेंगे, दैट्स इट। तो हमें क्या करना होगा कि पहले ये ध्यान देना होगा कि उस एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं। तो रूल क्या है, बिल्कुल सिंपल, अगर a+b का पावर n आप एक्सपैंड करते हो तो n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि उसके पास एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे। तो इसके 2 केसेस हो सकते हैं। जब n की वैल्यू इवन होगी तो ऑब्वियसली एक ज़्यादा एक्सपेंशन में टर्म्स आते हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में होंगे वो हो जाएंगे ऑड, और जैसे ही एक्सपेंशन में ऑड टर्म्स आएंगे, उनकी संख्या ऑड होगी, तो मिडिल में केवल एक टर्म बचेगा और उसे ही हम मिडिल टर्म कहेंगे। आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए किसी के एक्सपेंशन में, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे n की जगह पे ने 4 रखा होता, और तो एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आते हैं, 5 टर्म्स आते हैं। मान लीजिए T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो अगर 5 टर्म्स हैं, यहाँ और टर्म्स हैं, तो बीच में एक ही टर्म बना ना, जो कि मिडिल कहा जाएगा।
तो इसके लिए जनरल आप रूल याद कर सकते हो कि जो भी n की वैल्यू होगी इवन वाली उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, तो उस पोजीशन का टर्म मिडिल टर्म कहा जाएगा और आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास n की वैल्यू ऑड होगी तो ऑब्वियसली जब एक्सपेंशन किया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन मिलेंगी और उस केस में अब टर्म्स जो मिलेंगे मिडिल वाले वो 2 मिलेंगे। कैसे? मान लीजिए कि हमने लिखा है यहाँ पे T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। सपोज कीजिए कि आपने किसी ऐसे बाइनोमियल को एक्सपेंड किया होगा जिसके पावर में 5 है, तो उसके पास 6 टर्म्स मिलेंगे एक्सपेंशन में। तो अब आप मिडिल टर्म कैसे ढूंढोगे? क्योंकि यहाँ पे तो मिडिल टर्म की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि इसका एवरेज ढूंढ लोगे, तो क्योंकि वो तो उस एक्सपेंशन में आएगा नहीं जब आप एवरेज ढूंढोगे। तो हमें 2 टर्म्स लेने पड़ेंगे मिडिल के लिए, T3 एंड T4। तो इसको भी आप ऐसे देख सकते हो, फर्स्ट मिडिल टर्म जो होगा वो होगा n+1/2th टर्म, जो n की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू 5 थी तो 5+1/2 दैट इज थर्ड टर्म होगा, वो पहला मिडिल टर्म होगा। और जैसे ही पहला मिडिल टर्म होगा उसके बाद दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा, उसके जस्ट बाद वाला। तो उसके लिए कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैंने फॉर्मेलिटी के फॉर्म में इसको लिख दिया n+3/2th टर्म। हालांकि जो टर्म आपको मिला है फर्स्ट मिडिल टर्म उसी में 1 जोड़ दोगे, उसका अगला वाला टर्म मिल जाएगा दूसरा मिडिल टर्म। तो इस तरीके से इवन और ऑड ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रख के मिडिल टर्म पहले ये निकाल लोगे कि कौन सा होगा, एंड उसके बाद अब जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे जनरल टर्म के लिए, एंड वहाँ से हम एग्जैक्ट मिडिल टर्म को ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन। यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि n की वैल्यू 10 है और 10 एक इवन नंबर है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो एक्सपेंशन में आएंगे वो 11 आएंगे। तो मिडिल टर्म कितने होंगे? देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, तो वी शुड जस्ट मेंशन इट, वन मिड टर्म इज देयर। केवल एक मिडिल टर्म होगा तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि कौन सा टर्म है मिडिल टर्म। तो लिखेंगे क्या, द मिडिल टर्म इज व्हाट, n/2 + 1, अगर आप ऐसे समझते हो। या फिर 11 टर्म्स होंगे पूरे एक्सपेंशन में, तो 5 उधर गया 5 इधर गया, तो बीच में जो छठा टर्म बचेगा वही होगा वो मिडिल टर्म। कैसे लिखेंगे, 10/2 + 1th टर्म, दैट मीन्स 6th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो आपको क्या करना होगा, वी नो दैट कि जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, जनरल टर्म का वो होगा 10c, क्योंकि हमारे पास r+1 है तो यहाँ r, एंड 3x का पावर 10 - r एंड 1/2x का पावर r। नाउ वी हैव टू डिस्कवर द 6th टर्म। तो 6th टर्म ढूंढने के लिए r की जगह क्या प्लग करना पड़ेगा, सही पहचाना 5, तो यहाँ लिख देंगे क्या, T6 और 10c 5, बिकॉज r की जगह 5 रख रहे हैं, 3x का पावर 10 - 5 दैट इज 5 एंड 1/2x टू द पावर 5। नाउ यू अंडरस्टैंड, 10c 5 चाहे कुछ भी हो, वी डोंट केयर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 का पावर 5, यहाँ हो जाएगा x का पावर 5, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 का पावर 5 एंड देन x का पावर 5, जैसे x to the power 5 x to the power 5 कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर हो जाएगा 10c 5 3/2 to the power 5। अब आते हैं मिडिल टर्म के ऊपर, ये सबसे कठिन क्वेश्चन माना जाता है, इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपके NCERT बुक का, एंड इसमें जो जो क्वेश्चंस मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन आई थिंक आपके NCERT एग्जाम्पलर से थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके NCERT बुक से है। ओके, सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x to the power 2n इज दिस। यहाँ पे बुक में आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ 2n लिखा होगा, ये एक्चुअली 2 to the power n xn होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 + x to the power 2n को एक्सपैंड करेंगे। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमें मिडिल टर्म ढूंढना है तो क्या करना चाहिए, हमें जनरल टर्म के पास जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये तय करना होगा कि आखिर में इसके मिडिल टर्म की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ ध्यान दो कि 2n जो नंबर है वो इवन नंबर है। सो बिकॉज n की किसी वैल्यू के लिए 2n होगा इवन नंबर, देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म। वन मिडिल टर्म क्यों, क्योंकि जब पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगे,
और इसलिए ओनली वन मिडिल टर्म होगा। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब ये ढूंढने की कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा, तो यहाँ देखते हैं मिडिल टर्म क्या होना चाहिए, 2n/2 + 1। दैट मीन्स कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यू विल गेट n + 1th term is the middle term. So what we have to find? We have to find n + 1th term. तो पहले लिखते हैं जनरल टर्म tr + 1। तो इसमें a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू मतलब b की वैल्यू x है और पावर 2n है। तो क्या लिखेंगे, 2n c r 1 to the power 2n - r and x to the power r। ये जनरल टर्म आप लिखोगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बिकॉज वी नो दैट कि 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, वी डोंट केयर। यहाँ हो जाएगा 2n/c/r and x to the power r। तो ये जनरल टर्म का एक्सप्रेशन आ गया। हमें मिडिल टर्म ढूंढना है, यानी कि हमें क्या ढूंढना है, n + 1th टर्म। तो n + 1th टर्म या फिर आप कह सकते हो मिडिल टर्म एक्चुअली क्या होगा, tn + 1। एंड tn + 1 के लिए r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, n ऑफ कोर्स। तो ये हो जाएगा 2n cn एंड x to the power r, सॉरी x to the power n। अब बात आती है कि इस छोटे से दिखने वाले एक्सप्रेशन को हमें इतने बड़े फॉर्म में कैसे लाना होगा, तो समझते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, जो 2n cn है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2n फैक्टोरियल, बिकॉज आपके पास जो एक्सप्रेशन लाना है उसमें कहीं भी c नहीं है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो 2n फैक्टोरियल एंड देन 2n - n, दैट इज n फैक्टोरियल एंड देन अगेन n फैक्टोरियल, और यहाँ x का पावर n वैसे ही। अब 2n, क्योंकि आप देखो जो प्रूव करना है उसमें ये सब कुछ एक्सपैंडेड फॉर्म में है, केवल नीचे में एक n फैक्टोरियल है। तो आपको ये इस बात को ध्यान रखते हुए अपने प्रोसेस को कैरी करना है। कैसे करेंगे आगे, यहाँ डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल बचना चाहिए, इसका मतलब हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो मिलेगा 2n, देन 2n - 1, देन 2n - 2, देन 2n - 3, देन 2n - 4 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में लिख सकते हैं 3, 2, 1 एंड एक बड़ा सा लाइन एंड देन n फैक्टोरियल एंड देन फाइनली यहाँ x का पावर n। नाउ अब जरा इसमें गौर कीजिए, जो आपको प्रूव करना है उसमें आप ध्यान दो कि यहाँ कहीं भी आपको इवन नंबर नहीं दिख रहा। ऊपर 1, 3, 5 एंड देन 7 आएगा एंड देन 2n - 1 खुद इंडिकेट करता है कि मैं ऑड नंबर हूँ। तो यहाँ ऊपर में से इवन टर्म्स को हमें हटा लेना चाहिए क्योंकि हमें कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ इवन नंबर्स को पहचानते हैं, पहले 2n है, देन 2n - 2, देन 2n - 4 और लास्ट में जो बचेगा वो होगा 2। तो क्या करेंगे, इन सभी इवन नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, दैट इज 2n, देन 2n - 2, देन आना चाहिए 2n - 4 एंड देन 2n - 6 भी लिख सकता हूँ मैं, एंड फाइनली यहाँ मैं लिख दूंगा 2 और 2 के पहले कौन सा इवन नंबर आया होगा, 4 एंड देन लास्ट में 2। ये हो गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में जो सभी ऑड नंबर्स छूट गए हैं उनको, तो ये हो जाएगा 2n - 1, देन 2n - 3 डॉट 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 एंड लास्ट में लिख सकते हैं 3n 1। ऑफ कोर्स इसके पहले 5 आया होगा एंड डिनोमिनेटर में आपको लिखना होगा n फैक्टोरियल और ये बेचारा x to the power n वैसे ही चलता चला जाएगा। अब देखिए आगे, यहाँ हर एक इवन टर्म में से आप 2 कॉमन ले सकते हो ना, ऑफ कोर्स। तो जैसे यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 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 तो कितने 2 कॉमन आएंगे। सबसे पहले ये बात तय करनी होगी कितने टर्म्स बनेंगे। तो चूंकि आपने 2n को एक्सपैंड करके ये लिखा है, इसका मतलब कि इवन नंबर्स की संख्या n होगी और ऑड नंबर्स की संख्या n होगी। तो इसका मतलब कि इस ब्रैकेट में n नंबर्स हैं और हर ब्रैकेट, जो छोटे ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं पैरेंथेसिस, उसमें से एक एक 2 बाहर आता जाएगा। तो कितने 2 आएंगे, n 2s आएंगे।
तो हम उन सभी 2's को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2 द पावर n। इसका मतलब कि इस फर्स्ट ब्रैकेट में बच जाएगा n, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा n-1, तीसरे ब्रैकेट में n-2, चौथे ब्रैकेट में n-3 एंड सो ऑन, लास्ट में बच जाएगा यहाँ पे 2 और फिर लास्ट में 1। ये तो हुआ पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम। दूसरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, इसे आप वैसे ही छोड़ दोगे। अब क्या करेंगे, आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, जो पहला कर्ली ब्रैकेट है उसमें 2 का पावर n तो वैसे ही छूट गया, ये n-1, n-2, n-3, 2, 1 तक गया है। इसका मतलब इन सबको कॉम्बाइनली हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, इजंट इट? ऑफ कोर्स। और मैं जो दूसरा कर्ली ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है उसके अंदर की चीज़ों को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो आप क्या लिखोगे, 1 देन 3 एंड देन उसके बाद कौन सा ऑर्डर नंबर आया होगा, 5 एंड देन सो ऑन, और लास्ट में 2n-3 और 2n-1 आप लिख सकते हो। एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज़ जो दो चीज़ें हैं उनको आप यहाँ लिखोगे, जिसमें से एक n फैक्टोरियल दूसरे n फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तो x टू द पावर n पहले से था ही। तो हमें क्या मिला, ये मिला 1, 3, 5 डॉट 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 एंड टिल 2n-1 एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये 2 का पावर n छूट गया था वो, और लास्ट में x का पावर n, और ये हमें प्रूव करना था। सो दैट्स द प्रूफ वी हैव, दैट्स इट। ऑलराइट, सो दिस वाज लेक्चर नंबर 8B, जिसमें हमने जनरल टर्म के ऊपर कुछ चर्चा की और हमने ये भी सीखा कि उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, स्पेशली मिडिल टर्म को फाइंड करने में उनको कैसे उपयोग किया जाता है। अब देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर NCERT बुक के अनुसार जो टॉपिक्स थी वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, भले ही कुछ ही क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि बाइनोमियल थ्योरम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम आगे के लेक्चर में प्रवेश करेंगे, लेक्चर 8C में, और वहाँ समझेंगे कि कुछ और चीज़ें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या क्या हो सकती हैं। So more on binomial coefficients in next lecture. Till then, you have to keep doing mathematics with Sanyam. Take care. Bye.